साथियों, 15 जून से शुरू हो रही है पीएससी प्री, व्यापम और पीएससी मेंस की सेपरेट क्लासेस साकार एकेडमी में शाम 5 बजे से। ये क्लासेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइव। ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आप आइए साकार एकेडमी के क्लासरूम में और टीचर से अपने डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व कराइए। अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो क्लासरूम क्लासेस के साथ ही आप अपने मोबाइल पे उसी टाइम पे क्लास का मजा ले सकते हैं और साथ ही साथ चैट बॉक्स में अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं साकार एकेडमी के ऐप पे। क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और जब चाहे जहां चाहे क्लासेस का मजा उठाइए। दोस्तों, ये क्लासेस सर्कुलर फैशन में चलेंगी, यानी एक बार में एक पूरा सब्जेक्ट कवर होगा तभी दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अगर आपका कोई क्लास या कोई सब्जेक्ट छूट जाता है तो वापस घूम करके जब वो सब्जेक्ट आता है तो आप उसकी क्लासेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। यानी आप किसी बैच से नहीं बंधे हैं, बल्कि साकार एकेडमी के साथ आपका कमिटमेंट है और हम आपकी तैयारी पूरा करा के देंगे। तो दोस्तों, सफलता की ओर कदम बढ़ाइए, साकार एकेडमी के साथ आइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, निबंध के पेपर पे चर्चा में फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल और हम चर्चा कर रहे हैं सन 2022 में पीएससी के निबंध पेपर पे। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर दो प्रकार के मुद्दे पीएससी के निबंध पेपर में आते हैं। प्रत्येक में 4-4 टॉपिक होते हैं। 750 शब्दों में निबंध लिखना रहता है। प्रत्येक खंड के 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक पे निबंध लिखना है और आप अपने हिसाब से टॉपिक छांट सकते हैं। जगह आपको फिक्स दिया हुआ है, जगह से बाहर नहीं लिखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 750 शब्दों में निबंध लिखिए। खंड 1 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। हम लोगों ने देखा था पिछले में कि पारदर्शिता के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतपत्र के ऊपर चर्चा की गई थी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बैकग्राउंड में बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र जो है, इसके 3 स्तंभ बताए गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी हमारा मंत्रिपरिषद जो कानून को लागू करता है, और न्यायपालिका जो कि विवादों का निर्णय सुनाती है, और न्यायपालिका जो है ये हमारे संविधान की व्याख्या भी करती है। तो ये सारे संगठन जो हैं ये किसी भी शासन को संचालित करते हैं और भारत के संविधान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन को किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं सौंपा गया है, बल्कि इसकी ताकत को बिखेर दिया गया है ताकि एक संस्था दूसरे संस्था पे अंकुश लगा सके। एक सामान्य भाषा में हम लोग मीडिया या पत्रकारों को एक ऐसे संस्थान के रूप में देखते हैं कि ये जो है शासन के सामने सच्चाई बोल सकें, दे कैन से ट्रूथ टू द पावर, और शासन के सामने सच्चाई को रख करके जनता की तकलीफों को शासन तक पहुंचा सकें और जनता के तकलीफों को दूर करने के लिए शासन को एक्शन लेने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकें। ठीक है, ये जनमत का निर्माण करते हैं और इसी जनमत के आधार पर जो है लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाती हैं और लोकतांत्रिक सरकारें अपनी घोषणाओं को, अपने वादों को पूरा करें, इसके लिए उनको बार बार याद दिलाते रहने के लिए, जनता की ओर से दबाव बनाने के लिए आपका शासन तंत्र के समकक्ष हमने एक संस्थान खड़ा किया जिसको हम लोग कहते हैं मीडिया। मीडिया और पत्रकार प्रिंट मीडिया यानी अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से, और आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को उनके वादों की याद दिलाते रहते हैं, दबाव बना के रखते हैं ताकि सरकार जो है वो जनता के हित में काम करने में लगी रहे, मिस्टेक मत करे। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ मीडिया भी है। ठीक है, तो उन 3 स्तंभों के अलावा चौथा स्तंभ इसको कहा गया है। फोर्थ एस्टेट शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फ्रांस की क्रांति में आपके थर्ड एस्टेट शब्द का इस्तेमाल हुआ था जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए, इसको फोर्थ एस्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, पिलर की जगह एस्टेट शब्द का इस्तेमाल यूरोपीय हलकों में किया गया है। ठीक है, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका, चलिए उठाते हैं इसको। तो इस टॉपिक में आप लोग इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो कई तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन तो ऐसा बनता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल किस तरह का है। आपका न्यूज चैनल्स जो है वो बहुत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब ही है न्यूज चैनल जो आप टेलीविजन पे देखते हैं। ठीक है, सारा फोकस उसी पे रहेगा। तो आप जो न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमारे गूगल सर्च पे आते हैं या आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सब चीजें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा मानी गई है। लेकिन मेनली तो ये टीवी वाला न्यूज चैनल है। ठीक है, तो आप इसमें सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप और अखबारों के जो ई प्रिंट हैं उनको शामिल नहीं करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उसको आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया, जिसमें चीजें प्रिंट होकर के आती हैं, उसको भी आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया, बुक्स, इंफॉर्मेशन, पीरियोडिकल्स, मैगजीन, ये सब अलग है। तो ये पत्र पत्रिकाओं से अलग है। तो हम लोग पूरा फोकस करेंगे आपका टेलीविजन के ऊपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन एक तो रीसेंट टेलीविजन चैनल्स के ट्रेंड पे आ सकता है, जैसे कि टेलीविजन चैनल्स हैं। दूसरा, आप जो है मीडिया की भूमिका को बताते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई बहुत सुंदर सा कोटेशन दे सकते हैं जिसमें आप पत्रकारों की भूमिका और पारदर्शिता के ऊपर जो है एक बहुत अच्छी बात कह रहे हो। ठीक है। तो एक अच्छे मीडिया की जरूरत पारदर्शिता के लिए होती है, सरकार के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही पैदा करने के लिए होती है, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होती है, सरकार के ऊपर जनता के दबाव को बनाए रखने के लिए होती है, और सबसे बड़ी बात, जनता और सरकार के बीच में एक संपर्क के पुल का काम करता है मीडिया। तो इन सब दृष्टिकोणों से हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए भूमिका बनाते हैं। मुझे भूमिका पसंद है जो एकदम ब्लास्टिंग हो, मतलब देखते ही आपको मजा आ जाए। ठीक है। तो भूमिका कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं कि देश जानना चाहता है। यह आवाज जब टीवी पे उभरती है तो ऐसा लगता है बादलों में गर्जना हो रही है, लेकिन हमें पता चलता है कि एक पत्रकार न्यूज चैनल के माध्यम से जनता के सामने जनता की हुंकार को प्रदर्शित कर रहा है। देश जानना चाहता है, यह शब्द सिर्फ पत्रकारिता की हुंकार नहीं है, बल्कि ये आम जनता के पक्ष से पूछा गया एक ऐसा सवाल है जो ताकतवर सत्ता को जवाब देने के लिए, अपने सत्ता के गलियारों को आम जनता के सामने रखने के लिए प्रेरित करता है। ये आपने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, आप इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है इंट्रोडक्शन 40-50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मीडिया, मीडिया का अर्थ है माध्यम। शुरुआत से ही लोगों के विचारों को सरकार तक और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने मीडिया का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए आज के समय में इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का अर्थ है माध्यम। ये माध्यम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने के साथ साथ सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, एक जनमत के निर्माण का काम करता है, और मीडिया जो है ये सरकार और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करने का कार्य करता है, जिससे कि आम जनता अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सके और सरकार अपनी योजनाओं को, अपने दृष्टिकोणों को आम जनता के बीच में रख सके। तो मीडिया है माध्यम संवाद का, मीडिया है माध्यम पारदर्शिता का, और एक दूसरे के साथ अपने दृष्टिकोणों को शेयर करने का। एक आदर्श लोकतंत्र में मीडिया एक निष्पक्ष भूमिका निभाता है। मीडिया के माध्यम से ही सरकार जो है अपने योजनाओं और दृष्टिकोणों को आम जनता के बीच में रखते हुए जनमत हासिल कर सकती है, और अगर सरकार गलतियां करती है, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था में लिप्त होती है, तो सरकार के विरुद्ध सच्ची बात कहने में भी मीडिया कभी पीछे नहीं हटता। मीडिया का सबसे, अब इसे पैराग्राफ चेंज करेंगे, मीडिया का सबसे व्यापक रूप है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक घर में 24 घंटे और सातों दिन, 24/7 शब्द को यहां पर हिंदी में ऐसे लिखते हैं, 24 घंटे और सातों दिन खबरें जो है लोगों के बेडरूम तक पहुंच रही हैं। इन खबरों के माध्यम से लोग न सिर्फ जागरूक हो रहे हैं, बल्कि सरकार की गतिविधियों के संबंध में, जनता के आम जनजीवन के संबंध में लोगों की जानकारी इतनी बढ़ रही है जितनी कि पहले कभी नहीं थी। 24 घंटे और सातों दिन चलने वाले समाचार चैनल लगातार न्यूज को लोगों के सामने प्रदर्शित करते रहते हैं, इसलिए समाचार का फ्लो, समाचार का प्रवाह कभी भी टूटता नहीं है, और लोग जब चाहें तब अपनी सुविधानुसार न्यूज देख सकते हैं, बस उनको टीवी चालू करने की देर है। ठीक है। 24 घंटे चलने वाले इस मीडिया ने लोगों के अंदर सशक्तिकरण की एक नई दौड़ पैदा की है। यहां पर लोग जब भी और जैसे भी प्रभावित हों, एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से समाचार चैनलों को अपनी दुविधा, अपने दुखड़ा बता सकते हैं, और ये सरकार के सामने, सत्ता के सामने, सरकारी अधिकारियों के सामने इसको रख सकती है। तो आम जनता कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि एक फोन कॉल के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके।
लेकिन न्यूज चैनल्स ने इसको साबित कर दिखाया है। दूसरी ओर अब थोड़ा टॉपिक को पलटेंगे। दूसरी ओर 24 घंटे चलने वाले इन न्यूज चैनलों ने खबरों को एक व्यवसाय बना करके रख दिया है। सिर्फ टीआरपी की दौड़ लगी हुई है, लाभ कमाने के लिए एक से एक विवादास्पद और संवेदनशील खबरें दिखाई जा रही हैं और सेंसेशनलिज्म, सनसनीखेज समाचार दिखाना ही मीडिया का उद्देश्य रह गया है। समाचार अब एक जिम्मेदारी की बात नहीं बल्कि सिर्फ इंफोटेनमेंट यानी कि मनोरंजक समाचार बन करके रह गया है। सिर्फ विवादास्पद मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है, सिर्फ ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाया जा सकता है जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए जा सके, धर्म जाति भाषा के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दिया जा सके और समाचार पत्र ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ये पूरी तरह से अपराध आधारित या टुच्ची खबरों को बढ़ावा दे करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। पैराग्राफ चेंज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से सरकार के सामने सच बोलने का साहस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होना चाहिए था, लेकिन आज हम पेड न्यूज और फेक न्यूज का प्रभाव देखते हैं। ज्यादातर मीडिया चैनल्स सरकारी महकमों को की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, ज्यादातर मीडिया चैनल्स सत्ताधारी दलों के पक्ष लेते हुए नजर आते हैं, ज्यादातर मीडिया चैनल्स ज्यादातर न्यूज चैनल्स सरकार के दृष्टिकोण का गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर सच बोलने का साहस कहां गया? क्वेश्चन मार्क। सच बोलने का साहस अगर मीडिया में होता तो सरकार की कमजोरियों को भी सामने रखने में ये पीछे नहीं हटते, बल्कि विपक्षी दलों और सिविल संगठन, नागरिक समूह जो कि लोगों के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उनके विरुद्ध भयंकर विश्वमन करने का काम ये करते हैं। पैराग्राफ चेंज। लगातार ऐसी घटनाओं की वजह से मीडिया की लोकप्रियता और उसकी साख तेजी से नीचे गिरी है। पत्रकारिता अब एक दागदार पेशा कहा जाने लगा है। फील्ड में काम करने वाले मेहनती पत्रकारों की तुलना में एसी चेंबर्स में बैठे हुए न्यूज एंकर्स खबरों को कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जैसे कि दुनिया का अंत होने वाला हो, लेकिन इन न्यूज एंकर्स के माध्यम से सिर्फ सनसनी फैलती है, टीआरपी बढ़ती है, न्यूज चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं और न्यूज चैनल्स अपने रेवेन्यू, अपने धन के पीछे भागते हैं, लेकिन वो पत्रकार जो कि सच्ची खबर लेकर के आता है उसका न्यूज चैनल्स में कोई भी महत्व नहीं होता है। यही वजह है कि लगातार अंधविश्वास, बेकार की खबरें और सनसनी से परेशान होकर के आम आदमी वैकल्पिक रास्ते तलाशने लगा है। फेक न्यूज बस्टर वेबसाइट्स उभर करके आ गई हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स आ गए हैं और सोशल मीडिया ने लगातार न्यूज मीडिया की जगह लेनी शुरू कर दी है। लोगों को अन्य वैकल्पिक खबर माध्यमों पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि वो अब न्यूज चैनल्स को सिर्फ मस्खरी का साधन मानते हैं। जहां सीरियस डिबेट शब्द का आप हिंदी निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर सीरियस डिबेट होनी चाहिए वहां पर न्यूज चैनल्स में सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है और किसी भी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाते। न्यूज चैनल्स को यह समझना चाहिए, अब हम लोग सलाह दे रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। न्यूज चैनल्स को यह समझना चाहिए कि चर्चा में बने रहना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, चर्चा को दिशा देना, लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाना इनका मूल कर्तव्य है। तो न्यूज चैनल्स को सिर्फ सनसनी को छोड़ करके सरकार के प्रक्रियाओं पे गहराई से उतरना पड़ेगा, पारदर्शिता को वापस हासिल करना पड़ेगा और जनता के ट्रस्ट, जनता के विश्वास को हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए मैदानी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों के द्वारा दी गई सूचनाओं को सामने लाना पड़ेगा। जनता से जुड़ी हुई बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं को खुल करके अपने न्यूज चैनल्स में सामने रखना पड़ेगा। आंकड़ों के आधार पर खबरें उपलब्ध करानी पड़ेंगी और खबरों को मनोरंजन का साधन बनाने के बजाय खबरों को जो है जनता को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। न्यूज चैनल्स को एंकर केंद्रित हीरोगिरी से आगे निकल करके एक जिम्मेदार और व्यवस्थित संगठन की तरह काम करना होगा। इसके लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन और मीडिया एसोसिएशंस जैसे निष्पक्ष संस्थानों की हम स्थापना कर सकते हैं, जहां पर खबरों की क्वालिटी को जो है ज्यादा महत्व दिया जाए, न कि उनके टीआरपी रेटिंग को। अब आता है उपसंहार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का सम्मान तभी बच सकता है जब मीडिया अपने गिरेबान में झांक करके देखे और उसमें बदलाव करे। एक बेहतर मीडिया ही समाज को वो आधार दे सकता है जिससे समाज एक बेहतर और समानतापूर्ण भविष्य की ओर आगे बढ़े। हम अपने आने वाली जनरेशन को
इस जहरीले माहौल और इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से बचाना चाहते हैं जो आज का समाचार चैनल हमारे घर में परोस रहा है। अगर समाचार चैनलों ने अपने दृष्टिकोण में जल्द ही परिवर्तन नहीं किया तो वो एक गुजरे हुए फैशन की तरह बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया समाचार चैनलों की तुलना में कहीं अधिक सनसनीखेज और झूठा साबित हो सकता है और इसने अपनी शक्ति को जता दिया है। तो एक बेहतर भविष्य की स्थापना के लिए समाचार चैनलों को अंतरान्वेषण करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दी एंड। तो अंतरान्वेषण मतलब अपने आत्मा की खोज, जमीर। तो इस तरह से आप जब निबंध लिखेंगे तो आप लोग को अपने दृष्टिकोण को सामने रखने में बिल्कुल डरना नहीं है, सुझाव जम करके देना है। और सुझाव हमेशा आइडियलिस्टिक होते हैं। आपको पता है कि समाचार चैनल ऐसे चुटकी में गायब नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत बुजुर्ग लोग बहुत सारा टाइम इस पे लगा रहे हैं, तो उनके दम पे तो समाचार चैनल चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कम से कम दिन में 1 आध घंटा तो अच्छा न्यूज़ दिखाएँ। उसी उद्देश्य से आप ये निबंध लिखेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ अगले निबंध के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।